बच्चों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना? तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद और कक्षा 10 में हम सबसे पहले गणित के वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सामाजिक विज्ञान में बिहार के कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। बीस, 30, 40, 50। बस एक बार 1,99,950 रुपए हो जाएं तो मेरे पास टोटल 2 लाख रुपए हो जाएंगे। लेकिन वो बाकी के लाऊंगा कहाँ से मैं? कितने हैं? 50 है। क्या हिसाब है केतन? क्या है ये? खैर, नमस्कार, मेरा नाम है केतन सिंह और आप देख रहे हैं द युवा उद्यम कौशल शो। और मंथ एंड आते आते या मिड तक ना वॉलेट के पैसे हो जाते हैं खत्म। और पैसा खत्म होने की वजह या न होने की वजह से हमारे कितने सारे प्लान जो हैं एकदम चौपट हो जाते हैं। इसका मतलब जिंदगी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो है? क्या? पैसा? पैसा? ठीक है यार, इतना ज्यादा लोड मत ले और खुश हो जा थोड़ा सा। स्माइल लुक्स नाइस ऑन योर फेस। स्माइल, कम ऑन कम ऑन। अच्छी वाली है, गंदी सस्ती वाली नहीं, प्रॉपर वाली स्माइल दे दो। मैं हूं आपके साथ काव्यल सेदानी और इसने वैसे एक्चुअली बहुत गलत बात नहीं कही। कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे बहुत सारे काम सिर्फ पैसे की कमी की वजह से अटके हुए हैं, रुके हुए हैं। देखो, कोई माने या ना माने, सच्चाई तो यही है कि आपको अपना कोई भी काम शुरू करने के लिए पैसा तो चाहिए। पैसा मंटाल। हाँ, कभी कभी किसी केस में ऐसा हो सकता है कि आपको काम करने की जगह कोई फ्री में दे दे, या कुछ लोग मिल जाएं जो अपने स्किल्स, अपने कौशल आपको फ्री में प्रोवाइड कर दें, ये कह के कि जब काम चल जाएगा तब पैसा दे देना, चल जाएगा, जब काम चले बेटा तब दे देना। बिल्कुल सही। और अगर आपको भी अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए पैसों की जरूरत है तो इसको बिजनेस के टर्म्स में स्टार्टअप कैपिटल कहा जाता है। अगर आपके पास अपनी कोई जमीन है या कोई अपार्टमेंट है तो आप उसके बेसिस पर लोन ले सकते हैं। पर हाँ, वार्निंग 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 वार्निंग, लोन लेते वक्त रीपेमेंट परसेंटेज या इंटरेस्ट रेट पर ध्यान जरूर दें, क्योंकि अक्सर ये परसेंटेज काफी ज्यादा होती है और खुदा न खास्ता अगर आपका बिजनेस फेल हुआ तब भी आपको ये अमाउंट चुकाना ही पड़ता है। इसीलिए तो कहते हैं बिजनेस दोस्तों और परिवार वालों के साथ मत करो। वो शायद आपको पैसे तो दे देंगे, पर अगर आपका बिजनेस फेल हुआ और अगर उनके पैसे डूब गए तो शायद आपके रिश्तों में भी खटास आ सकती है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपने बिजनेस आइडिया पर पूरा विश्वास है और आप किसी इन्वेस्टर को अपने स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड डिजाइन थिंकिंग कॉन्सेप्ट के साथ इंप्रेस कर सकते हैं तो उससे अच्छा क्या ना हो रहा है। ये तो बेस्ट चीज है। हाँ ट्रू, आपको बिजनेस के लिए पैसा भी मिल जाएगा और आपको अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी एसेट को गिरवी भी नहीं रखना पड़ेगा।
सॉरी टू इंटरप्ट काबिल, लेकिन हमारे प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं कि बच्चों के कुछ सवाल अभी अभी हमारे पास पहुंचे हैं। हाँ पहुंच गए क्या? हाँ प्रोड्यूसर, हाँ पैसा कब दे रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन चला रहे हैं हम, क्वेश्चन सुन लेते हैं। हाँ क्वेश्चन। हेलो, DIY यूथ स्किल शो। मेरा नाम मोनिका कुमारी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। मैं किशनगंज में रहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बैंक में खाता खोलने के लिए कौन कौन से दस्तावेज की आवश्यकता होगी। हेलो, DIY यूथ स्किल शो। मेरा नाम नूरफराज है। मैं कक्षा 12वीं का छात्र हूँ। मैं किशन जिला का रहने वाला हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या बैंक सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए लोन देती है? मुझे मेरे गांव में महिलाओं के लिए बैंक खोलना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे बैंक के क्षेत्र में नौकरी करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? मोनिका और अल्फराज, लगता है जैसे किसी परफ्यूम का ब्रांड है, मोनिका एंड अल्फराज। आपके क्वेश्चंस के लिए धन्यवाद। बैंक अकाउंट खोलने के दस्तावेज, लोन और बैंक के क्षेत्र में नौकरी, इन सभी सवाल के उत्तर आपको कोई भी बैंक में जाकर मिल जाएंगे। वहां जाइए, पूछिए, बताएंगे। रही महिलाओं के लिए बैंक खोलना, तो आप आज लकी हैं, क्योंकि इसी पर तो आज का ग्राफिक उपन्यास आधारित है। मैं तो कहूंगा खुद को चैलेंज करो और कोशिश करो कि आप पैसों को रिप्लेस कर सको फ्री और सस्ती काम की जगह से, अपने व्यवहारिक कौशल से और बेसिक निवेश से। जब आपका बिजनेस चल जाए तो भैया फिर तो आप छाती ठोक के बोल सकते हो, हमारा आइडिया बिल्कुल सफल हो गया है। ओवर एक्टिंग। और जैसे ही आपके बिजनेस से पैसे आने शुरू हो जाए तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस नाम पर एक बैंक अकाउंट खोलिए। अपनी संस्था, उत्पादों या सेवाओं को रजिस्टर करवाइए। सही वक्त पर टैक्सेस का भुगतान करें और सारे खर्च का रिकॉर्ड रखें। बिल्कुल सही कह रही हैं। पर अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप एक अकाउंट खुलवाएं। फिर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने मोबाइल फोन से अपने बैंक अकाउंट को कैसे ऑपरेट कर सकते हैं, ये सीखें। आपके बैंक की अपनी एक ऐप होगी जिसके द्वारा आप ये सारे ट्रांजैक्शंस, लेन देन और रिकॉर्ड्स मैनेज कर सकते हैं। आपको चलकर बैंक तक जाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ वक्त तक के लिए अपने बैंक अकाउंट में थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहिए। इससे होगा क्या कि आपके बैंक अकाउंट में एक कैपिटल धनराशि, जिससे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, वो जमा हो जाएगी, जिसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। अब आप इस सेविंग्स को, जो कि आपकी वर्किंग कैपिटल है, उसको यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने के लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको और पैसों की जरूरत है तो आप अपने इसी बैंक अकाउंट के सहारे लोन भी ले सकते हैं। हाँ, और सिर्फ बैंक से नहीं बल्कि बहुत सारी ऐसी माइक्रो कंपनीज भी होती हैं जो ये देखती हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितनी सेविंग्स है और उसके आधार पर आपको वो लोन दे सकते हैं। बस हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आपसे अच्छा आपके पैसे के बारे में कोई नहीं जानता और आपकी ही मेहनत उसे छोटे से बड़ा बना सकती है। आइए इसके बारे में हम युवा उद्यमी पावनी खंडेलवाल से दोबारा मिले और देखें उनकी बिजनेस शुरू करने की क्या सलाह है। Hi everybody, how are you all doing? My name is पावनी खंडेलवाल। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर से हूँ जिसका नाम है मथुरा, जहाँ पे भगवान कृष्ण का बर्थ भी हुआ था। आज से 3 साल पहले मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी थी जिसका नाम आजकल बहुत फेमस हो गया है। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इस कंपनी का नाम बहुत ज्यादा फेमस कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम सुना है ना आप सबने? हाँ जी, तो मेरी कंपनी का नाम भी है आत्मनिर्भर स्कूटर ड्राइविंग स्कूल फॉर वुमेन। आज की डेट में आत्मनिर्भर बहुत सारे शहरों में है और बहुत सारी महिलाओं को स्कूटी चलाना सिखाते हैं। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि मैंने आज से 3 साल पहले जब ये कंपनी स्टार्ट करी थी तब ऑलमोस्ट 0 इन्वेस्टमेंट के साथ ये कंपनी स्टार्ट करी थी। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं जिसमें आपको लगाने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, मनी नहीं है या किसी और तरह का कैपिटल नहीं है, तो उस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट जो आप करने जा रहे हैं वो आप खुद हैं, राइट? अगर आप उस बिजनेस में पैसे नहीं लगा रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं लगा रहे हैं या और किसी तरह का कुछ भी कैपिटल उस बिजनेस में आप इन्फ्यूज नहीं कर रहे हैं, तो उस बिजनेस का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आप खुद हैं। अगर आप कभी भी ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं लगा पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा बिजनेस करें जिसमें आप खुद अच्छे हो। थैंक्स या पावनी। एक बात याद रखना है
कि कई बार हमारी मेहनत के बावजूद बिजनेस फेल हो जाते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पार्टनर के साथ लड़ाई, रिसर्च की कमी होना या क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। अगर आपको ऐसा लगे कि बिजनेस के किसी एक वर्टिकल, जैसे कोई एक मशीन, किसी एक स्किल या किसी एक प्रोडक्ट की आपको जरूरत है, तो कोशिश करें कि जो इन सर्विसेज के उद्यमी हैं आप उनसे पार्टनरशिप कर सके और बिना पैसे इन्वेस्ट करे आप उस मशीन या स्किल या प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। और किसी भी बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है सही लोगों के साथ कॉन्टैक्ट्स बनाना और उनके साथ बहुत सारी काम की बातें करना। और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाना यानी सिर्फ आपके फ्रेंड्स और फैमिली से नहीं, लेकिन उन लोगों से जो आपकी बिजनेस में मदद कर सके और आप दोनों का बिजनेस से फायदा हो, और वो लोग आपको सिर्फ आपके बिजनेस की वजह से जानते हो और आपको आपके बिजनेस की वजह से ही आप पर भरोसा करते हो। वो बोलते हैं ना, काम से काम रखो। इसके अलावा कोई बिना काम के बात करे तो उसको अपने पास बुलाओ, बोलो इधर आओ, और उसको बोलो हट, चल, फालतू बातें कर रहा है। अनजान लोगों की खूबसूरती है ही कि क्योंकि वो खुद एक उद्यमी है तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेंगे, हेल्प करेंगे और गाइड भी करेंगे। पर क्या आपको ये डर है कि अगर मैं किसी एंटरप्रेन्योर से अपना आइडिया शेयर करूंगा तो वो कहीं उसे चुराओ के चला न जाए? अगर ऐसा है तो फिर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हैं, क्योंकि एंटरप्रेन्योर कभी इन चीजों से नहीं डरते। एक, अगर जिस प्रॉब्लम पर आप काम कर रहे हैं वो एक्चुअल में काफी बड़ी है तो आपको उसका उपाय ढूंढने के लिए हर उस शख्स की जरूरत है जो आपकी प्रॉब्लम को समझे। दूसरा, एंटरप्रेन्योर्स की खासियत ये है कि वो सिर्फ एक आइडिया पर निर्भर नहीं रहते। उनके पास एक के बाद ये गया नहीं कि दूसरा आइडिया बिल्कुल तैयार रहता है। पर यहाँ एक पॉइंट ये भी है कि अकेले सब कुछ करने से बेहतर है कि आप एक बिजनेस पीयर ग्रुप यानी अन्य बिजनेस चलाने वालों के समूह से जुड़े, जहां आइडियाज एक्सचेंज होते हैं और लोग आइडियाज पर अपनी राय और फीडबैक देते हैं, जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स और सेविंग ग्रुप्स या फिर ऑल वुमेन बैंक्स। आई थिंक ये सब आपकी मदद जरूर कर सकते हैं। सत्य वचन दोस्त। गिव मी अ फिस्ट बम्प। ये लोग पैसों की बात करने से डरते नहीं, क्योंकि पैसा ही तो है जिसके लिए आप इनसे मिलोगे, और क्या वरना क्या मोटिव है उनके साथ बैठ के दाल मोट खाना है। और क्योंकि बात पैसों की है तो ये आपको सही गाइडेंस भी देंगे, फीडबैक भी देंगे और बहुत ज्यादा सपोर्ट भी देंगे, और इन सब के लिए सब कुछ फ्री। बिल्कुल, ये फ्री तो है और बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स होते हैं जो किसी भी डिसीजन को लेने के लिए एक मीटिंग करते हैं, फिर उस डिसीजन के प्लस पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, फिर सबकी सहमति के साथ एक फाइनल आउटकम पर आते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल, कितना अच्छा प्रोसेस है कि नहीं? और उतना ही अच्छा हमारा आज का ग्राफिक नॉवेल भी है। ये उपन्यास वास्तविक बिजनेस मॉडल पर आधारित है। ये स्टोरी है चेतना सिन्हा की, जिन्होंने महिलाओं के एक ग्रुप के साथ मिलकर महाराष्ट्र के राज्य में एक बैंक सेटअप किया, केवल महिलाओं के लिए, जिससे महिलाओं की मदद हो सके और उन बिजनेसेस की मदद हो सके जो उस क्षेत्र में जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वुमेन बैंक का नाम है मनदेशी सहकारी बैंक, और आप भी यहां पर जा सकते हैं, और अगर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो भी वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक मौजूद है। 12वीं कक्षा खत्म करने के बाद कुछ लड़कियों ने ग्रामीण बैंकिंग कार्य और व्यापार अवसर के बारे में अनुसंधान किया, और यह उन्हें पता चला। यह युवा महिला बैंकरों की कहानी है जो व्यवसायी महिलाओं और महिला उद्यमियों को जीविका चलाने में और अपने सपनों को हासिल करने में मदद कर रही है। ये मारदेशी महिला सहकारी बैंक की युवा महिलाएं हैं जो महिला उद्यमियों को समय पर, कम ब्याज पर और उद्यमियों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ऋण देने का काम करती है। बैंक महसवाड़ बाजार के पास स्थित है। जब मारदेशी की स्थापना की गई थी तो यह विचार था
कि महिलाओं को बचत के साथ साथ ऋण के लिए भी आसान और कम खर्चे वाली सेवा का एक सुरक्षित स्थान प्रदान करना है। मार्गदर्शी फाउंडेशन बैंक के लक्ष्यों में हाथ बटाते हुए बैंक के साथ विकसित हुआ, जो ग्रामीण महिलाओं और उनके समुदायों को बतौर सहायता नेटवर्क वित्तीय शिक्षा और कौशलों की जानकारी देता है। शैलजा एक लोन ऑफिसर है जो फील्ड लोन ऑफिसर्स की वरिष्ठ के रूप में कार्य करती हैं और उन्हें सहायता प्रदान करती है। वह उन लोगों की भी मदद करती हैं जो ऋण के लिए बैंक से संपर्क करते हैं। क्षेत्र के ऋण अधिकारी जैसे सरस्वती कृषि और पशुपालन उद्यमियों को ऋण का लाभ उठाने में मदद करते हैं। वे उन लोगों को ऋण प्राप्त कराने का काम करते हैं जिन्हें अपने व्यापार का विस्तार करना होता है। माधुरी क्षेत्र ऋण अधिकारी साप्ताहिक बाजारों के प्रभावी है। महसवाबाड़ में प्रत्येक बुधवार को एक साप्ताहिक बाजार होता है जहां कई क्षेत्र के ऋण अधिकारी छोटे स्तर के विक्रेताओं से मिलते हैं जिन्हें सुबह वस्तुओं की खरीद के लिए एक दिन के लिए ऋण की आवश्यकता होती है और वे शाम तक ऋण का भुगतान कर देते हैं। कुछ ऐसे व्यवसाय जो महिलाएं चलाती हैं जिनके लिए उन्होंने ऋण लिया और उन्हें सफलतापूर्वक लौटाया, उनमें संगीत वाद्य यंत्र, निर्यात, कुम्हार, चूड़ी की दुकान चलाना और यहाँ तक कि पहलवान, शिक्षक, बकरी प्रजनन और फैशन डिजाइनर के पेशे भी शामिल हैं। क्या इस कहानी में आपकी दिलचस्पी है? क्या आप भी यह जानना चाहेंगे कि आप जहां रहते हैं वहां आप ऐसा कर सकते हैं? वाओ, ये है महिला शक्ति। जो लोग कहते हैं ना कि आजकल महिलाएं पुरुष से 2 कदम आगे ही हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। आई एम फीलिंग रियली हैप्पी आफ्टर वॉचिंग दिस। आई एम अ फुल महिला शक्ति वुमन एम्पावरमेंट पर्सन। अच्छा। मुझे ही देख लो, ये पूरा शो मैंने ही तो संभाला है। मेरे कंधों पे मेहनत करके सुबह 5-5, 6-6 बजे आके, है ना? वेल डन काव्या, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सही बात है। मैं तो यहाँ खाली भजिया तलता हूँ, खाता हूँ, उससे मुझे गैस होती है, फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, वापस आता हूँ, ठीक हो जाता हूँ और भजिए खाता हूँ। यही मेरा काम है, हलवा बना बना के अपने मुंह पे मारना। इसके अलावा मैं क्या कर रहा हूँ? सॉरी। नहीं, आप भी इक्वल ही कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ले लो, जितना क्रेडिट लेना है ले लो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। सही बात है, तुम ना होती तो ये शो इस तरह से ना हो पाता जैसे होता है। अगर आपका 4 महिलाओं का एक ग्रुप है जिनके पास एक उद्यम का आइडिया है और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आइडिया 20 या उससे ज्यादा महिलाओं को रोजगार दे सकता है और 1000 से ज्यादा लोगों की मदद कर सकता है, तो हम आपका आइडिया जरूर जानना चाहेंगे कि वो क्या है। एक ऐसा आइडिया जो महिलाओं के द्वारा संचालित हो और महिलाओं को उससे मदद भी मिल पाए, बिल्कुल वैसे जैसे चेतना जी का आइडिया था। हमें तलाश है कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स महिलाओं की। क्या आप उनमें से एक हैं? अगर हैं तो हमें लिख भेजिए अपना आइडिया या अपने आइडिया को समझाते हुए अपनी एक वीडियो बनाइए और हमें स्क्रीन पर बताए गए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। वैसे काबिल, क्यों ना हम हमारे दर्शकों को एक युवा उद्यम का एक ऐसा वीडियो दिखाएं ताकि वो उनसे प्रेरणा ले सकें, है ना, एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज, नए आइडियाज आ सकें। एब्सोल्युटली, लेट्स गो। मेरा नाम सुगंधा है और मैं किटलरी की फाउंडर हूँ। किटलरी एक छोटा सा सोशल एंटरप्राइज है जो मैंने करीब 6 महीने पहले शुरू करा था। आई वॉज वर्किंग एज अ स्टूवर्डेस विद कतर एयरवेज फॉर 1.5 ईयर। तो उसकी जो सेविंग्स थी, मैंने उस पैसे से इस बिज़नेस को स्टार्ट करा, होपिंग कि दिस इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। किटलरी स्टील की कटलरी और स्ट्रॉ छोटे पाउचेस में उपलब्ध कराती है जिसको आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं और मॉल्स में जाएंगे, फूड कोर्ट्स में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडिया में काफ़ी स्ट्रीट फूड का कल्चर है, तो ठेले पे जाते हैं, वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल पीते हैं, उस टाइम पे आप अपनी स्टील स्ट्रॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कम उपयोग करने के लिए हम बहुत सारे स्टेप्स ले सकते हैं। उनमें से एक है कि आप प्लास्टिक कटलरी और स्ट्रॉ की जगह कुछ रियूजेबल इस्तेमाल करें।
स्क्रैप कपड़ा जो होता है बुटीक्स वगैरह से जो एक्स्ट्रा रह जाता है, आपने कपड़ा दिया 4 से 5 मीटर बनने के लिए, पूरा इस्तेमाल नहीं होता, उसमें से आई वुड से कम 1 मीटर वेस्ट जाता है, मगर कतरनों में उसका कोई शेप नहीं है एज सच। टेक्सटाइल पोल्यूशन कम करने में एक तो हेल्प करते हैं। ऑल्सो ये जो औरतें हैं जो सिलाई सेंटर पे सिलाई सीखती हैं, इनके लिए मार्केट लिंकेज क्रिएट हो जाती है कि ये अपना कौशल इस्तेमाल करके कुछ पैसे कमा सकें। कि मदर ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उनका रहा है इसमें, टू ऑलवेज इनकरेज मी। और मुझे ड्राइविंग नहीं आती है तो मुझे जगह जगह ले जाना, बुटीक से कपड़े इकट्ठे करना और फिर सिलाई सेंटर वाली औरतों से बात करना, उनसे काम करवाना, उनका काफ़ी हेल्प रहा है इसमें। तो नो डाउट कि ये जो बड़े लोग होते हैं 70+ सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल यही होते हैं इन देयर प्रैक्टिसेस एंड इनकी लाइफ। पोचा, अब शर्ट को पोचा बना लो और फिर उसका ये कर लो, एंड इनको आइडियाज़ बेस्ट आते हैं। बट ऐसे प्रोडक्ट्स, कुछ नए प्रोडक्ट्स को अपनाने में मुझे लग नहीं रहा था कि दे विल बी ओपन टू इट, बट दे वर वेरी ओपन टू इट। एंड आई थिंक दैट्स वन थिंग आई हैव लर्नड कि डोंट बी इन द बॉक्स, गेट आउट ऑफ द बॉक्स। और अब वक्त आ चुका है ग्राफिक नॉवेल जीतने का। I love winning things. मुझे चीजें जीतना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हम आज का सवालों के सिलसिले का। पहला सवाल, वो क्या है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता? दूसरा सवाल, रिसोर्सेज का क्या अर्थ होता है? स्टार्टअप कैपिटल किसे कहते हैं? और अगर स्टार्टअप कैपिटल ना हो तो आप इसे किससे बदल सकते हैं? कर्ज पे ली हुई रकम और एंजल निवेश की रकम में क्या फर्क होता है? उद्यमी बनने के लिए कौन किसकी मदद करता है? कौन से लोग ज्यादा सहायक हो सकते हैं, जिन्हें आप जानते हैं या जिन्हें आप नहीं जानते? आज की कहानी में महिलाएं क्या करती हैं? क्या ये वास्तविक कहानी पर आधारित है? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पे लिखे नंबर पर दे सकते हैं या फिर अपने फोन पे ऐप डाउनलोड करिए और उसके बाद ऐप से हमको जवाब दीजिए। पहले 500 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जीत सकते हैं आज का रोमांचक ग्राफिक नॉवेल। तो जल्दी भेजिए अपने जवाब। आपसे फिर मुलाकात होगी बहुत जल्द, कुछ नई कहानियों और कुछ नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ। तो तब तक आप भी अपना दिमाग चलाते रहिए, नए आइडियाज खोजते रहिए, सोचते रहिए। आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार, मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी आपसे फिर मिलूंगी। 10 मिनट के लिए आंख बंद करके सारे काम करने की कोशिश कीजिए। आपको एहसास होगा कि जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं पाते, उनकी जिंदगी कैसी होती है। लेकिन अगर आंखों की रोशनी ना हो तो क्या जरूरी है कि उनकी जिंदगी में भी रोशनी ना फैलाई जाए? नहीं, बिल्कुल नहीं केतन। इन सब का भी इतना ही हक होता है, जिंदगी को देखने का, जीने का, महसूस करने का, घूमने का, मौज बनाने का, जितना कि हमारा और तुम्हारा है। तो इन्हीं चीजों के बारे में हम बात करेंगे हमारे शो पर, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। मेरा नाम है केतन सिंह और मैं काव्यल सिदानी। वहीं शो पर मिला जाएगा। हेलो इंडिया, नमस्कार। पेरेंट्स के लिए बच्चों को अवार्ड्स मिलने की खुशी सबसे अधिक होती है, और अगर ये अवार्ड्स ऐसे आइडिया इनोवेशन के लिए मिले जो दूसरों की जिंदगी को आसान बना दे, तो ये और भी बढ़ जाती है। देश भर के हजारों बच्चे विज्ञान पर आधारित अपने आइडिया इनोवेशन के लिए पहचान और सम्मान पा रहे हैं और नए भारत के निर्माण का हिस्सा बन रहे हैं। आप भी 6ठी से 10वीं कक्षा में पढ़ रहे अपने बच्चों को DST और NIF द्वारा आयोजित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। अधिक जानकारी के लिए गूगल करें इंस्पायर अवार्ड्स मानक। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं का पार्ट 4। वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में आज हम क्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्याओं और उनके
दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो चलिए देखते हैं परिमेय संख्याओं की दशमलव प्रसार किस प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं में दो प्रकार के दशमलव प्रसार हो सकते हैं, शांत या फिर अशांत आवर्ती। इस अनुच्छेद में हम एक परिमेय संख्या, मान लीजिए p/q, जहां पर q शून्य के बराबर नहीं है, पर विचार करेंगे तथा यथार्थ रूप से इसकी खोज करेंगे कि p/q का दशमलव प्रसार कब शांत होगा और कब अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इसे जानने के लिए कुछ प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.5। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तब x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां nm कोई ऋणेतर पूर्णांक है। यानी x अगर कोई एक परिमेय संख्या है और उसका दशमलव प्रसार शांत है, तो x को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। साथ ही q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का होगा तथा n और m यहाँ पर ऋणेतर पूर्णांक होगा। ऋणेतर मतलब जो ऋणात्मक नहीं है, यानी कि धनात्मक होंगे। उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 0.375 एक परिमेय संख्या है। तो अब हम इसको 375 बटे में 1000 लिख सकते हैं दशमलव हटाने के बाद। अब हम यहाँ पर 1000 यानी कि जो इसका हर है उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3। अब हम 5 की पावर 3 से 375 को कैंसिल करेंगे तो ये 3 बार में कटता है। तो ये आ जाएगा 3 बटे में 2 की पावर 3, जो कि बराबर आएगा 3 बटे में 8। तो आप पिछले प्रमेय को इस उदाहरण से समझ सकते हैं। x बराबर में 0.375 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 3/8 यानी p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, क्योंकि इसका p/q फॉर्म जो है वहां पर q का भाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक अगला प्रमेय देखते हैं। प्रमेय 1.6। मान लीजिए x बराबर p/q है, जहां p और q सह अभाज्य है। एक इस प्रकार की परिमेय संख्या है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का है, जहां n m ऋणेतर पूर्णांक हैं। तब x का दशमलव प्रसार शांत होगा। यानी किसी भी परिमेय संख्या के हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर है 13 बटे में 250। अब हम इस 250 यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये आएगा 13 बटे में 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस परिमेय संख्या का q यानी कि 250 का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या ये शांत है या नहीं। अब हम इसमें 5 की पावर 3 है, तो दोनों की पावर यानी 2 की पावर भी 3 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम 2 की पावर 2 से अंश तथा हर दोनों को गुणा करेंगे। इस प्रकार हमें 13 गुने में 2 की पावर 2 बटे में 2 की पावर 3 गुने में 5 की पावर 3 मिल गया है। यहाँ हमें यही करना होता है कि हमें नीचे 2 तथा 5 दोनों की पावर को बराबर करना होता है।
अब हम इसको कंबाइन करें तो ये आएगा 13 गुने में 4 बटे में 10 की पावर 3। हम इसको लिख सकते हैं 52 बटे में 10 की पावर 3, जो आएगा 0.052, जो कि शांत है। तो ये शांत क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि 2 की पावर 1 गुने में 5 की पावर 3 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप का है, इसीलिए इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अगला प्रमेय देखते हैं। जब ये 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं होगा, फिर क्या? प्रमेय 1.7। मान लीजिए x बराबर p बटे q एक परिमेय संख्या है। यह संख्या इस प्रकार की है कि q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, जहां पर n m ऋणोत्तर पूर्णांक है, यानी कि धनात्मक पूर्णांक है। तब x का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होता है। यानी सरल रूप में कहे तो किसी परिमेय संख्या का हर यानी q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का अगर नहीं है तो वो अशांत आवर्ती होगा, अन्यथा शांत होगा। चलिए इसका भी एक उदाहरण देखते हैं। मान लेते हैं x बराबर 64 बटे 455 एक परिमेय संख्या है। अब हम 455 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो ये आएगा 64 बटे में 5 गुने में 7 गुने में 13, यानी 455 का अभाज्य गुणनखंड होगा 5 गुने में 7 गुने में 13, क्योंकि 5 गुने में 7 गुने में 13 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रम, जिसको अगर हम शॉर्ट में देखें तो किसी भी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की पावर n गुने में 5 की पावर m के रूप में है तो ये शांत है। अगर ये 2 की पावर n गुने 5 की पावर m के रूप में नहीं है तो ये अशांत आवर्ती है। अगली वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम कृषि नामक अध्याय का अगला भाग अर्थात चौथा भाग पढ़ने वाले हैं। पिछले भाग में हमने भारत की मुख्य फसलों में चावल और गेहूं के बारे में जानते हुए मोटे अनाजों की भी चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अन्य महत्वपूर्ण फसलों के बारे में जानते हुए बागवानी फसलें और अखाद्य फसलों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही रेशेदार फसलों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण फसलों की। दोस्तों, भारत में अधिकांश जनसंख्या शाकाहारी है और हमारे भोजन में दाल प्रोटीन का स्रोत है। तूर यानी कि अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना भारत की मुख्य दलहनी फसलें हैं। हालांकि दालों के उत्पादन में उस हिसाब से वृद्धि नहीं हो पाई जिस हिसाब से अनाजों के उत्पादन में वृद्धि हुई। वस्तुतः कुल फसल क्षेत्र में दालों की खेती का प्रतिशत कम है। दोस्तों, भारत में अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर और चना मुख्य दलहनी फसलें हैं। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, अतः इन्हें शुष्क परिस्थितियों में ही उगाया जा सकता है। दालें खरीफ तथा रबी दोनों ही ऋतुओं में उगाई जाती है।
दालों का उत्पादन बढ़ने तथा बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास कार्यक्रम 1986-87 में शुरू किया गया। दालों के बाद बात करते हैं गन्ने की। यह बांस की प्रजाति का एक पौधा है। इससे मीठा रस निकाला जाता है। इससे गुड़ और चीनी भी निकाली जाती है। यह 21 से 27 डिग्री तापमान और 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में बोया जाता है। इसकी खेती में काफ़ी मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। इसकी कृषि के लिए उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में अधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं। गन्ने के बाद बात करते हैं मूंगफली की। यह एक खरीफ की फसल है। मूंगफली के उत्पादन में भारत विश्व का दूसरा बड़ा देश है। गुजरात इसके उत्पादन में भारत में पहला राज्य है। अब बात करते हैं चाय की। यह एक सदाबहार झाड़ी होती है जिसकी पत्तियों को सुखाकर चाय बनाई जाती है। इसमें थीन नामक एक पदार्थ होता है जिसके कारण इसे पीने से हल्की ताजगी महसूस होती है। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। दोस्तों, सर्वप्रथम अंग्रेजों ने इसकी कृषि को ब्रह्मपुत्र की घाटी में 1840 में आरंभ किया था। इसके लिए 25 से 30 डिग्री तापमान तथा 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक है। इसके लिए जमीन भी ढलवा होनी चाहिए। अब बात करते हैं कॉफ़ी की। चाय की तरह कॉफ़ी भी एक पेय पदार्थ है। यह एक प्रकार की झाड़ी पर लगे हुए फल के बीजों द्वारा प्राप्त किया जाता है। दोस्तों, भारत में लगभग सभी कॉफ़ी दक्षिण में उगाई जाती है। कॉफ़ी उत्पादन में कर्नाटक भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ भारत की 70% कॉफ़ी उत्पादित की जाती है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में त्रिपुरा प्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों, कॉफ़ी की 3 प्रमुख किस्में हैं: अरेबिका, लिबेरिका और रोबस्ता। भारत में उत्तम किस्म की अरेबिका कॉफ़ी उपजाई जाती है। भारत में यह सबसे पहले यमन से लाया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बागवानी फसलों की। जलवायु की विविधता के कारण भारत में अनेक किस्म की बागवानी फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां, कंदमूल पौधे और मसाले प्रमुख हैं। दोस्तों, आम के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है। यहाँ अनगिनत किस्म के आमों का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल तथा बिहार आम के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, बिहार और उत्तर प्रदेश में लीची, मेघालय अनानास, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र अंगूर, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर सेब, नाशपाती, खुमानी और अखरोट के लिए प्रसिद्ध है। के अलावा केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मिजोरम राज्यों में बड़े स्तर पर केले की कृषि की जाती है। बागवानी फसलों में काजू, काली मिर्च और नारियल भी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, भारत विश्व में काजू का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं अखाद्य फसलों की। अखाद्य फसलों में सबसे प्रमुख फसल है रबर। भारत में इसकी बागानी कृषि 1880 में ट्रावनकोर और मालाबार में प्रारंभ हुई। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अलावा मेघालय के गारो पहाड़ियों में इसकी कृषि होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रेशेदार फसलों की। भारतीय रेशेदार फसलों में प्रमुख है कपास। भारत को कपास का मूल स्थान माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग के लिए यह कच्चा माल प्रदान करता है। इसे कम से कम 210 दिन पाला रहित मौसम की आवश्यकता होती है। इसके उत्पादन में काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। दोस्तों, तेज और चमकीली धूप कपास को बढ़ने में सहायक होती है। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और कर्नाटक कपास उत्पादन के प्रमुख राज्य हैं।
कपास के बाद दूसरी रेशेदार फसल है जूट। यह भारत की एक महत्वपूर्ण रेशेदार फसल है। इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। दोस्तों, बाढ़ के मैदान में जब हर वर्ष नई उपजाऊ मिट्टी का निक्षेपण होता है तो उसमें जूट की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके लिए चिका युक्त मिट्टी की आवश्यकता होती है। पारंपरिक रूप से जूट द्वारा रस्सी, चट तथा बोरे इत्यादि बनाए जाते थे, जिनकी देश विदेशों में काफ़ी मांग है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। आज हमने भारतीय महत्वपूर्ण फसलों के साथ साथ बागवानी फसलें, अखाद्य फसलें और रेशेदार फसलों की जानकारी प्राप्त की। अगली वीडियो में हम इसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार, कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा इत्यादि बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। कृषि। पहला प्रश्न है, हमारे भोजन में दाल किसका स्रोत है? स्वाद, प्रोटीन, नमक, उपरोक्त सभी। विश्व में मूंगफली उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चाय उत्पादन में कितनी वर्षा आवश्यक होती है? 200 से 250 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर, 200 से 300 सेंटीमीटर, 350 से 400 सेंटीमीटर। भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा कॉफ़ी उत्पादित करता है? महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। इनके सही उत्तर हैं गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने
सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके। दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं।
यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।